Hello friends, welcome back to our YouTube channel. I am Ashwani Garg. Today I discuss with you the class 12 business studies subject, and the topic of our class is dividend decision. There are three types of the decision of the financing decision: investment decision, financial decision, as well as the dividend decision. The two decisions, investment and financing decision, I already discussed in our previous class. Today we discussed about the dividend decision. In business organization, whenever we earn profit, the profit can be used as a form of dividend as well as in the form of retained earning. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जितना भी प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को हम दो टाइप से यूज कर सकते हैं, एज अ डिविडेंड, एज अ रिटेन अर्निंग. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्टी होंगी, शेयर होल्डर्स और सेकंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने वाले जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, मैनेजर. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉफिट हुआ है, शेयर होल्डर्स ये डिमांड करेंगे कि प्रॉफिट का मैक्सिमम पार्ट डिविडेंड के रूप में डिवाइड किया जाए, और मैनेजर हमेशा ये डिमांड करेंगे कि प्रॉफिट का मैक्सिमम पार्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एज ए रिटेन अर्निंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बचा कर रखें. तो एक टाइप से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट का मैक्सिमम पार्ट शेयर होल्डर ये चाहते हैं कि उन्हें डिवाइड किया जाए, उनको प्रोवाइड किया जाए, और इसी तरह बिजनेस के प्रॉफिट का मैक्सिमम पार्ट मैनेजर ये चाहेंगे कि फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के लिए बचा कर रखा जाए. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पार्टी के बीच में, मैनेजर के बीच में और शेयर होल्डर के बीच में जो भी डिस्प्यूट अराइज होता है, उस डिस्प्यूट को रिड्यूस करके दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना, उसको क्या बोला जाता है? डिविडेंड डिसीजन. तो कहने का मतलब एक टाइप से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके प्रॉफिट का जितना भी पार्ट है, उस प्रॉफिट के कितने पार्ट को हमें शेयर होल्डर्स में डिवाइड करना है, और प्रॉफिट का कितना पार्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें बचा कर रखना है. तो डिविडेंड डिसीजन इट रेफर्स टू डिटर्मिनेशन हाउ मच part of profit should be distributed as dividend among shareholders and how much part of profit should be retained for meeting future requirement. तो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या है कि इस तरह से डिटरमाइन करना कि प्रॉफिट का कितना पार्ट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर्स, जिससे आपके शेयर होल्डर सेटिस्फाई हो जाए. ऐसे ही हाउ मच पार्ट ऑफ द प्रॉफिट शुड बी रिटेन फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, फ्यूचर के लिए कितना प्रॉफिट बचा कर रखा है जिससे मैनेजर सेटिस्फाई हो जाए. तो इसलिए वो डिविडेंड डिसीजन है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट का कितना पार्ट हम शेयर होल्डर्स में एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें, एंड प्रॉफिट का कितना पार्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम रिटेन अर्निंग के फॉर्म में रखें, जिससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर रिक्वायरमेंट पूरी हो. तो इस टाइप से आपका जो डिविडेंड डिसीजन है, ये एक टाइप से आपका दोनों पार्टी के बीच में, शेयर होल्डर्स के बीच में और मैनेजर के बीच में एक डिस्प्यूट क्लोज करके बैलेंस क्रिएट करता है. इसलिए डिविडेंड डिसीजन को डिस्पोजल ऑफ सरप्लस डिसीजन भी बोलते हैं. इसका सेकंड नेम है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस डिसीजन. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट पार्ट, factors affecting the dividend decision. Factors affecting the dividend decision. There are many factors which affect the dividend decision. Today only we will discuss about only 4 factors about the dividend decision. The first one is
earning, and second one is stability of earning, and third one is stability of dividend, fourth one is growth opportunities, फिफ्थ वन और डिस्कस करते हैं। फिफ्थ वन है आपकी कैश फ्लो कंडीशन। Today we discuss about the 5 factors affecting the dividend decision and remaining 6 factors I discuss with you in our next class. The first one is the earning. Earning. In business organization, earning also affect the dividend decision. How the earning will affect the dividend decision? Earning means to earn money, means to earn profit. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिविडेंड कितनी अमाउंट में बांटे, डिविडेंड ज्यादा बांटे या कम बांटे। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग ज्यादा है, इसका मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास सफिशिएंट अर्निंग है, तो उस केस में कंपनी अपनी जो अर्निंग है उसका मैक्सिमम पार्ट एज अ डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो अर्निंग अगर ज्यादा है तो आपका जो डिविडेंड है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वाइस वर्सा, अगर हमारी अर्निंग कम है, सफिशिएंट नहीं है, नॉट सफिशिएंट, उस केस में हम प्रॉफिट का कम से कम पार्ट डिविडेंड के रूप में बांटेंगे या फिर डिविडेंड नहीं बांटेंगे। तो एक टाइप से आपकी जो अर्निंग है वो भी डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करती है कि प्रॉफिट का हमें जितना भी प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं करना, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना है या कम डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर अर्निंग ज्यादा है तो हम ज्यादा डिविडेंड बांट देंगे, वाइस वर्सा अगर अर्निंग हमारी कम है, सफिशिएंट नहीं है, या तो हम डिविडेंड कम देंगे या डिविडेंड देंगे ही नहीं। वो हमारा डिपेंड करता है अर्निंग के ऊपर। इट इज द फर्स्ट फैक्टर। नाउ द सेकंड फैक्टर इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। Stability of earning is also affect the dividend decision, that a particular company will distribute more dividend or less dividend, also take decision on the basis of the earning stability. For taking decision about the earning stability, we consider more than years profit which we earned in the past year, in previous years, like as 4 to 5 years। 4 to 5 years के हम प्रॉफिट को एनालिसिस करेंगे। 4 to 5 years के प्रॉफिट को एनालिसिस करने से हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो अर्निंग है वो एवरी ईयर स्टेबल है। अगर हमारी अर्निंग स्टेबल है तो हमें ये पता लग गया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के आने वाले टाइम में, इन फ्यूचर कमिंग ईयर्स वी आल्सो अर्न अ स्टेबल इनकम। अगर हमारी अर्निंग लगातार 4-5 साल से स्टेबल है, हमें सफिशिएंट अर्निंग हो रही है, तो आगे भी चांसेस है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अर्निंग जो वो होगी। इसलिए अगर कंपनी की अर्निंग स्टेबल है तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और अगर कंपनी की अर्निंग स्टेबल नहीं है तो कंपनी की विश है कि वो डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करे या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करे। तो एक टाइप से ये माना जाता है जितनी ज्यादा अर्निंग स्टेबल होगी कंपनी उतना ही ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। और कंपनी की अर्निंग स्टेबल नहीं है तो आपका डिविडेंड जो इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट। अगर स्टेबिलिटी ऑफ द अर्निंग है, अर्निंग हमारी स्टेबल है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अर्निंग कंटिन्यूसली एक फिक्स रेट से हो रही है, तो कंपनी भी डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा रेट से करेगी। तो ये आपका सेकंड फैक्टर है जिसके बेस पर डिविडेंड डिसीजन लिया जाएगा। नाउ द थर्ड फैक्टर इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अभी हमने स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग डिस्कस किया था, अब स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड है। हर कंपनी ये चाहती है कि उसकी अर्निंग जो है स्टेबल हो और वो मार्केट में डिविडेंड को भी एक फिक्स रेट से डिस्ट्रीब्यूट करे। क्यों? अगर कंपनी मार्केट में फिक्स रेट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसकी मार्केट में गुडविल क्रिएट होगी,
उसकी रेपुटेशन बनेगी, क्योंकि जब भी कोई कंपनी हर साल एक फिक्स रेट से डिविडेंड बांटती है तो इसका मतलब मार्केट में उसकी रेपुटेशन क्रिएट होगी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है तो इसका मतलब उसे सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है। तो हर कंपनी ये चाहती है कि मार्केट में उसकी रेपुटेशन क्रिएट हो, उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़े। अगर कंपनी ये चाहती है कि स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग हो, चाहे कंपनी को साल सफिशिएंट प्रॉफिट हो, ज्यादा प्रॉफिट हो या कम प्रॉफिट हो, तो कंपनी क्या करेगी, फिक्स रेट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। मान लेते हैं कंपनी ने 5% की रेट से डिस्ट्रीब्यूट किया है डिविडेंड। फर्स्ट ईयर कंपनी को जो है सफिशिएंट अर्निंग हुई थी, फर्स्ट ईयर 5% की रेट से उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकेंड ईयर जो है उसकी अर्निंग जो है ज्यादा हुई, उस साल भी उसने क्या किया, 5% की रेट से डिस्ट्रीब्यूट किया। थर्ड ईयर जो है उसकी अर्निंग जो है लेस देन सफिशिएंट हुई, तो उस साल भी उसने क्या किया, 5% की रेट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। अब उसको प्रॉफिट सफिशिएंट है, ज्यादा है, कम है, उसको कंसीडर किए बगैर उसने अपनी डिविडेंड की रेट को स्टेबल रखा कि प्रॉफिट कम था तो भी 5% की रेट से, ज्यादा था तो भी 5% और सफिशिएंट था तो 5% है। तो इस केस में मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन जाती है किसी कंपनी की कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की जो कैश फ्लो पोजीशन है या कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हर साल उन्हें इंक्रीज हो रहा है, तभी कंपनी की जो है डिविडेंड रेट क्या है, स्टेबल है। अगर कंपनी अपने डिविडेंड की रेट को स्टेबल रखना चाहती है तो अपने प्रॉफिट के इंक्रीज डिक्रीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपने डिविडेंड को स्टेबल रखेगी। और अगर कंपनी अपने डिविडेंड को स्टेबल नहीं रखना चाहती तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट कंपनी अपने डिविडेंड को कम ज्यादा कर सकती है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट था, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि बिजनेस में ग्रोथ करने के चांसेस है या नहीं, मींस ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर फ्यूचर में हमें लगता है कि ग्रोथ करने के ज्यादा चांसेस है, मोर चांसेस टू ग्रोथ आवर बिजनेस, टू डाइवर्सिफाई बिजनेस, टू एक्सपेंड आवर बिजनेस, जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा चांसेस है ग्रोथ होने के तो कंपनी को फ्यूचर में मनी की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर कंपनी को फ्यूचर में मनी की रिक्वायरमेंट चाहिए तो वो कम से कम पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इसका मतलब अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो कंपनी कम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और अगर कंपनी के पास ग्रोथ करने के चांसेस कम है, इसका मतलब अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कम है, उसके पास अपॉर्चुनिटी कम है, तो वो क्या करेगी, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किस रूप में डिवाइड कर देगी, डिविडेंड के रूप में। तो आपका जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, ये भी आपके कंपनी के डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करता है। अगर हमारे पास ग्रोथ के ज्यादा चांसेस है फ्यूचर में तो हमें मनी की रिक्वायरमेंट होगी, तो कंपनी अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट एज अ रिजर्व, एज अ रिटेन अर्निंग बचा कर रखेगी। इसका मतलब कम डिविडेंड बांटा जाएगा। लेकिन अगर कंपनी के पास कम चांसेस है फ्यूचर में ग्रो करने के तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, अपना सारा पैसा डिविडेंड के रूप में बांट देगी, मोर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इसका मतलब आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, ये भी आपके डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कैश फ्लो पोजीशन। The cash flow position is a very important factors to consider in the investment decision, financing decision as well as the dividend decision, and also we consider it particular part in a capital structure decision. तो कैश फ्लो पोजीशन का मतलब है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कैश फ्लो कैसा है, कैश फ्लो फेवरेबल है या आपका कैश फ्लो अनफेवरेबल है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि आपके पास कैश फ्लो पोजीशन जो है वो फेवरेबल है, फेवरेबल गुड, गुड का मतलब आपका जो कैश इनफ्लो है वो ज्यादा है किससे, आउटफ्लो से। अनफेवरेबल का मतलब है कि आपकी जो कैश फ्लो पोजीशन है, इनफ्लो जो है वो किससे कम है, आउटफ्लो से। तो ये आपकी दोनों चीजें हैं। अगर आपका कैश पोजीशन फेवरेबल है, कैश फ्लो पोजीशन, इसका मतलब इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा है, इसका मतलब हमारे पास कैश ज्यादा आ रहा है और हमने इन्वेस्टमेंट कम कर रखी है। इनफ्लो कम है आउटफ्लो से, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रखी है, उस पर रिटर्न कम मिल रही है। तो इस केस में भी हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कंपनी डिविडेंड को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करे। हो सकता है कि कंपनी की जो कैश फ्लो पोजीशन है वो अच्छी हो लेकिन फिर भी कंपनी के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल ना हो,
कैश फ्लो पोजीशन फेवरेबल होने के बावजूद भी कंपनी क्या करेगी, कम डिविडेंड बांटेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास कैश इन हैंड सफिशिएंट नहीं है। तो इस केस में अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन फेवरेबल है और कंपनी के पास कैश नहीं है तो कंपनी क्या करेगी, कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन फेवरेबल है और कंपनी के पास सफिशिएंट कैश भी है तो कंपनी क्या करेगी, ज्यादा डिविडेंड बांटेगी। तो इसका मतलब कैश फ्लो पोजीशन भी आपका इफेक्ट करता है डिविडेंड डिसीजन को, कि कंपनी के पास कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, सफिशिएंट कैश है तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, इसका मतलब इनफ्लो आउटफ्लो से कम है और कंपनी के पास सफिशिएंट कैश होगा ही नहीं क्योंकि इनफ्लो आउटफ्लो से कम है, तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो ये आपकी कैश फ्लो पोजीशन थी। टुडे वी डिस्कस्ड ओनली 5 फैक्टर्स affecting the dividend decision. The remaining part affecting the dividend decision I discuss with you in our next video. So today I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice day.